यस। सो हेलो बच्चों, हमने बेटा लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन में एल्केन शुरू किया था और एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर ली। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की, जैसे वुड्स रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा कुछ हमने किया। अब ये मैंने क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वाई। तो इसको समझने के लिए ये देखो, ये रिएक्शन देखो। तो अगर आप रिएक्शन में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे CO2 निकल जाता है। अगर आप चाहते हो मीथेन बने, तो मीथेन बनने के लिए अगर आप ये सिर्फ 1 कार्बन भी लेते हो, मतलब आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, तो आपको इथेन ही मिलेगा, मीथेन मिलेगा नहीं। अच्छा, मीथेन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये CO2 निकल जाता है। तो CO2 निकलने का मतलब आपका ये कार्बन ही खत्म हो गया, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा उस हिसाब से। तो आपको मिनिमम 2 कार्बन ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस चीज को आप दोबारा सोचना, तो आप बड़े आराम से इसे समझ पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, व्हाई? बिकॉज इन कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मिनिमम प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑफ 2 कार्बन ओनली, और वो रिएक्शन करके दिखा देना उसमें, तो वो आप बता सकते हैं थोड़ी सी 2 लाइनें लिख के। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। पूरा अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, क्योंकि हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन बन गया। अब देखो, जो एल्केन है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे एल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और बाकी हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है। तो सेम है तो पोलर नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। तो एल्केन्स आर नॉन पोलर एंड पोजेस वीक वैंडरवॉल फोर्स, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होएगी वो वीक वैंडरवॉल फोर्स होएगी, क्योंकि दो एल्केन मॉलिक्यूल में एक्चुअल में तो कोई बॉन्ड नहीं होगा, बट इंटरेक्शन जो बनती है उसे हम वैंडरवॉल इंटरेक्शन कह देते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखने वाला है कि ये नॉन पोलर होते हैं। दूसरा, कि आपके जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं, फर्स्ट 4 मेंबर मतलब मीथेन, इथेन, ब्यूटेन तक, वो गैसेस स्टेट में होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकली कैसे दिखेंगे, कलर क्या होगा, स्मेल, इस तरह की चीजें। तो फर्स्ट 4 मेंबर मतलब कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक की जो चेन है ये गैस स्टेट में होती है, जैसे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारा। उसके बाद कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक की जो चेन होगी ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और देखो, जब चेन बढ़ेगी तो मास भी बढ़ता है ना, क्योंकि कार्बन चेन बढ़ रही है तो मास बढ़ेगा। तो मास बढ़ने से ये वैंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ जाती है, तो लिक्विड हो गया। उसके ऊपर मोर देन 17 मतलब मोर देन दिस, मोर देन दिस मतलब 17 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वहां पे मास बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड दे विल बिकम सॉलिड। तो इसको जस्ट कीप इन माइंड, और कुछ नहीं है। उसके बाद एक हमें मोटा मोटा सा पॉइंट याद है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। जैसे ये नॉन पोलर है, तो अगर कार्बन चेन हमारी नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होएगी, यानी किसी बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगी इस तरह से। तो नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, पोलर चीजें पोलर में डिजोल्व होती है, जिसे हम कहते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। मतलब इसको ऐसे समझो, हम जैसे हैं ना वैसे ही हमारा फ्रेंड सर्कल है। अगर हम पढ़ने में एवरेज हैं तो मोस्टली फ्रेंड सर्कल एवरेज ही होता है। हम पढ़ने में टॉपर है तो हमारा फ्रेंड सर्कल भी टॉपर में होता है। तो ये इसको, इसी कंसेप्ट को कहते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब। तो ये चीज। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास, का मतलब है मोलर मास, मतलब चेन बढ़ेगी। जैसे चेन छोटी है तो मास कम होगा, चेन बढ़ गई और बढ़ गई तो मास ज्यादा हो गया। तो ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ एल्केन चेन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वैंडरवॉल फोर्सेस। तो इस वाले पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आप इसे समझिए एक बार ध्यान से दोबारा। क्या है, मैंने यहाँ पे बताया कि ड्यू टू इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ एल्केन चेन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वैंडरवॉल फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि चेन बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, तो आप बताइए कि जब चेन बढ़ती है तो चेन बढ़ने के साथ मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वैंडरवॉल इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं, जिस कारण मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। चलो जल्दी से नोट करके डन बोलो। देखो, अब मैं जैसे ही आगे चलता हूँ तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है नोट की फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस पे आपको क्या दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है नोट।
ये जो नोट है ये पेंटेन के आइसोमर पे है। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो अब आप देखो ये हेडिंग है नोट में, आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन का जनरल फॉर्मूला होता है C5H12, ये होता है पेंटेन का नॉर्मल आपका कॉम्पैक्ट फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप चेक करो, 1 2 3 4 5 मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाए। अगर आप हाइड्रोजन दिखाओगे तो CH3 CH2 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 CH3 वो आप दिखा लेना। तो ये ना हमने लीनियर चेन दिखाई है, तो लीनियर चेन को बोलते हैं एन पेंटेन। थोड़ा सा 10th रिकॉल करोगे ना तो याद आ जाएगा। अब ये भी देखो, इसमें भी 5 कार्बन है। अगर हम इसके भी हाइड्रोजन पूरे करें, CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो इसके भी हाइड्रोजन 12 आ जाएंगे और कार्बन 5 है। तो ये एक ब्रांच निकली है ना, तो एक ब्रांच को हम कहते हैं आइसोपेंटेन। याद आया? इस आइसोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं बताओ? क्या पढ़ा था हमने इसको? नियो न्यू नियोपेंटेन। याद आ गया? अब नियोपेंटेन किस का दूसरा नाम है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये आइसोमर है। ये आइसोमर क्यों है? आइसोमर होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, तो ये आइसोमर हो गए। अब हम ये आइसोमर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की गई। क्या ऑब्जर्व की गई? जरा देखो ध्यान से। आप देखो ये लीनियर चेन है, देखो ध्यान से, लीनियर है ना, लीनियर मतलब सीधी। तो लीनियर चेन को एन पेंटेन कहते हैं, मतलब नॉर्मल पेंटेन। एक ब्रांच है तो आइसो, एक से ज्यादा ब्रांच हो गई तो नियो। तो नियो वर्ड हम पेंटेन में यूज करते हैं, आइसो तो और कई जगह पे आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा पेंटेन है इसमें 3 आइसोमर है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जो ये आइसोमर है इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो इसका आइसोमर है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका कम, इसका बहुत कम है। तो पेपर में यही पूछते हैं कि जब हम ब्रांचिंग कर दें तो ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट पे कम क्यों हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो। अभी यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ आंसर, जरा समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू ब्रांचिंग, ध्यान से देखना, ये लीनियर है, यहाँ पे एक ब्रांच, यहाँ पे 2 ब्रांच हो गए। ड्यू टू ब्रांचिंग मॉलिक्यूल एक्वायर शेप ऑफ स्फीयर। ध्यान से समझना, क्या होगा? ये लीनियर है, ये ब्रांच हो गया, ये और ब्रांच हो गया। तो 3D सोचो, 3D सोचोगे ना तो समझ पाओगे कि ये बॉल जैसा बन जाएगा। 3D सोचोगे ना तो ये समझ पाओगे। 3D, 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे सोचो। तो ये कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, इस तरह से समझ लो। और ये आपका क्या है? नियोपेंटेन। तो ब्रांच होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल एक स्फीयर का फॉर्म ले लेता है। और जैसे स्फीयर है, आप जरा ध्यान से देखना, ये बॉल है एक, मान लो ये एक बॉल है और एक ये बॉल है, एक दूसरे को टच कर रही हैं। और एक ये मान लो एक फ्लैट रॉड है और एक ये फ्लैट रॉड है, 2 फ्लैट रॉड है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो किसमें एरिया ज्यादा टच में है? इसमें एरिया ज्यादा टच में है या कम कम एरिया टच में है बताओ? या सर इसमें इसमें, कम है। या इसमें फ्लैट एरिया है ना? फ्लैट रॉड में, जो रॉड है, रॉड में एरिया ज्यादा है। अगर कोई चीज स्फेरिकल हो, जैसे गाड़ी के टायर होते हैं वो ऐसे होते हैं ना गोल, तो वो रोड को कम टच करते हैं। रोड को कम टच करने से फ्रिक्शन कम होती है और वो चल पाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हुई। अब आप देखो ध्यान से, क्या हुआ कि जब ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है तो मॉलिक्यूल सफेरिकल हो जाता है। सफेरिकल होने से जब दूसरा मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आता है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने को कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगी। ठीक है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगी? कम। तो जब आप हीट करोगे तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो जल्दी टूट गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो गया। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए भी, ब्रांचिंग करने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है? तो आप बताइए, ब्रांचिंग करने से मॉलिक्यूल सफेरिकल हो जाता है। सफेरिकल होने से जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है स्मॉल हो जाता है, और एरिया ऑफ कांटेक्ट स्मॉल होने से वीक बॉन्ड हो जाता है, और वीक बॉन्ड होने से बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, तो अब हमने ये भी समझ लिया। तो हमारा जो टॉपिक है ना बेटा, एल्केन चल रहा है। अब हम एल्केन में आ गए हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर हमने पढ़ लिया फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमारे पहले 2 लेक्चर हैं। जो आज हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन पढ़ेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है ये है केमिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, कि अगर जो हमने एल्केन बनाए हैं या कोई भी एल्केन है उसके हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन मैं 10th वाला रिवाइज कराता हूँ, बिल्कुल वही है, 10th वाला ही है। देखो जैसे इसको मैं ओपन कर देता हूँ, CH4 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 CH4। अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कर दूं, क्लोरीन हेलोजन है, या मैं ब्रोमीन से कर दूं या आयोडीन से कर दूं या फ्लोरीन से कर दूं, तो जनरली हम फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन एक्सप्लोसिव है, आयोडीन में रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, इसलिए हम ज़्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। इससे मैं रिएक्शन कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एरो को मैं ऐसे कर देता हूँ डाउनवर्ड, तो क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो HCl निकल गया तो ये जगह खाली होगी, ये Cl यहाँ आ जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3Cl। याद आया, आपने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, बाय द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद आया ना। अब जो ये बना है इसकी दोबारा Cl2 से रिएक्शन कर दो तो फिर से एक H निकल जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा। इस तरह से इसकी रिएक्शन करते जाओ Cl2 से, तो फाइनली आपको मिलेगा CCl4, यानी जैसे ये H निकला ना तो सारे H वन वन करके निकल जाएंगे। बस इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं इसी कंसेप्ट को, हेलोजिनेशन। इसे नोट कर लीजिए। तो अगर मैं इसे और अच्छे से समझाऊं दोबारा बना के, तो ये इस तरह से देखो, ये इस तरह से बनेगा CH Cl H, इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से कर दो तो ये HCl निकल गया। फिर क्या बनेगा, HCl इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से कर दो तो फिर से ये वाला H, एक H निकल जाएगा और HCl साथ में बनेगा जो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो फाइनली जब आप ऐसा करेंगे तो सारे H निकल जाएंगे और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। तो आपने हेलोजन से रिएक्शन करवा दी तो इसलिए नाम पड़ गया हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे क्लोरीन से करवाया तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करवाया तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे। तो ये आपकी 10th वाली ही रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। अब आपने इसमें एक काम करना है, जैसे ये मैंने कराया ना, तो आप अपनी बुक खोलोगे ना तो बुक में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, तो वो आपने देखना है। मैं अगली क्लास में मैकेनिज्म की बात करूंगा, अभी सिर्फ मैं केमिकल प्रॉपर्टी करा रहा हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिए, डन बोलिए। तो ये होगी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन था, चाहे ब्रोमीन या क्लोरीन। फ्लोरीन और आयोडीन को हम यूज नहीं करते वो मैंने बताया। आयोडीन को हम स्पेशल कंडीशन में यूज कर सकते हैं, साथ में एक ऐसा रिएजेंट लेके जो उसको रिवर्स ना होने दे, तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब आता है हमारा, जैसे ये टॉपिक है कंबशन, तो कंबशन बड़ा इजी टॉपिक है। कंबशन का मतलब होता है जला देना। कंबशन को हम और कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, और किसी को जलाने में गेन ऑफ ऑक्सीजन ही तो होती है। जैसे CH4 है, CH4 को आप जला दो, जलाना मतलब कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर से ऑक्सीजन मिलेगी तो ये पूरा जल जाएगा। कार्बन CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन वाटर बना देगा, साथ में हीट बनेगी। बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने का मन करे इसको आप बैलेंस कर लो। ये एक केस हो गया। अब मान लो कोई और हाइड्रोकार्बन है, मान लो आपके पास C2H6 है, इसको जला दो। इसको भी जलाओगे तो CO2H2O बनेगी, साथ में हीट बनेगी। तो बस मोटा मोटा ये याद रखो कि जब भी हम कोई हाइड्रोकार्बन जलाएंगे, जलाना मतलब कंबशन करना, जलाएंगे, तो कार्बन होगा तो CO2 में चेंज हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो वाटर में चेंज हो जाएगा, साथ में हीट मिलेगी। जैसे लकड़ी जला दिया आपने, ऑयल जला दिया, तो यही सब तो मिलता है। गैस जलाते हैं हम, तो गैस जो है हमारा वो एल्केन ही तो होता है, जो हमारा आइसोब्यूटेन करके जो होता है, तो ये एल्केन है। उनको जलाएंगे तो CO2H2 और हीट मिलती है, उस हीट से हमारी कुकिंग होती है। तो आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो कार्बन उसका CO2 बनाएगा और H2O वो बनाएगा, अगर कंबशन की है, मतलब अनकंट्रोल मतलब जलाना। कंबशन का मतलब जला ही दिया आपने। एक होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है जस्ट गेन ऑफ वन ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, उसको हम अभी अगले स्टेप में करेंगे, इसको नोट कर लो। और जस्ट कीप इन माइंड ये भी 10th का ही पार्ट है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। चलो तो ये हो गया हमारा, अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं 10th का याद दिलाऊं, तो 10th में ना आपने पढ़ा था KMNO4। अगर हम अल्कोहल की C2H5OH को KMNO4 से ट्रीट करें तो ये चेंज हो जाता था CH3COOH। अब आप इसको कंपेयर करो, हम इसे कहते थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
कंबशन नहीं कहते थे, क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन। अच्छा, इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? बताओ कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो हम इसे 10th क्लास में क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होता है जो ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन यही होती है। दिस इज योर काइंड ऑफ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम बेसिकली एल्केन पढ़ रहे हैं, ये अल्कोहल है। तो एल्को इसको मैं हटा देता हूँ, ये जस्ट रिकॉल करने के लिए बताया था। अब आप देखो यहाँ पे रिएक्शंस को ध्यान से। अगर मैं मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊं, जला नहीं रहा हूं, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट दिस कंडीशन, तो CO2 और H2O नहीं बनेगी, इसमें क्या होगा? बस एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन ऐड हो गया तो देखो क्या बना? CH3OH। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन कम हो जाए, या दोनों चीजें हो रही हो, या एक हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ये कंट्रोल्ड है। अगर CO2 बन जाए ना कहीं पे, कि आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और CO2 ही बन गया, मतलब वो कंबर्शन है, वो अनकंट्रोल्ड है। तो ये याद रखना पड़ता है। अब आ जाओ अगला। अगर मैं मीथेन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दूं और इस बार कैटलिस्ट ये ले लूं, कैटलिस्ट होता है जो करने में हेल्प करते हैं, इसका नाम है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये कॉपर कैटलिस्ट था, इसका है मोलिब्डेनम। MO स्टैंड जैसे Na सोडियम होता है ना, इसी तरह से MO मोलिब्डेनम होता है, और O ऑक्साइड होता है, ये आपको पता ही है। तो ये कैटलिस्ट का नाम है मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये क्या करेगा? ये मीथेन को मिथेनॉल में चेंज कर देगा, मतलब ये नॉर्मल एल्केन को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। और देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक आया ना, एक ऑक्सीजन आया। तो एक ऑक्सीजन आने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, और ये हमें याद रखना पड़ेगा। सो देखो, एल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट टू गिव वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। बट अगर आपने अनकंट्रोल्ड कर दिया तो वो जल ही जाएगा और CO2 और H2O बनाएगा। तो ये हमें याद करना पड़ेगा विद रिएजेंट। आप अपनी एक्स्ट्रा बुक देखोगे तो एक दो रिएक्शन और मिल जाएगी, बट उनको छोड़ दो, अभी फिलहाल इन्हीं को याद कर लो। चलो इसे नोट कर लो, डन बोलो। जाना बेटा, याद करना जरूरी है। समझ में आ जाएगा, बट पेपर में लिखने के लिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लर्निंग सर करनी कंट्रोल ऑक्सीडेशन वैसे यूज कहाँ पे होते हैं? पड़ेगी। ये बेटा जैसे होता है इनको बनाने के लिए, जैसे मुझे पता है कि मुझे मिथेनॉल बनाना है, तो मिथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका ये भी यूज हो सकता है। तो ये सारे ना देखो, हम ये जितनी भी रिएक्शन बना रहे हैं ना, ये एक तरह की दवाइयां ही हैं, या कोई केमिकल है जो कहीं ना कहीं यूज होता है, इंसेक्टिसाइड यूज होता है, या पॉलिशिंग में यूज होता है, या नेल पॉलिश बनाने में यूज होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज होते हैं टू प्रिपेयर सम प्रोडक्ट्स या मेडिसिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यस। देखो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर, मतलब एक रिएक्शन की हमने, और रिएक्शन करने में जो प्रोडक्ट है वो आइसोमर जैसा बन गया, तो बस उस प्रोडक्ट को हमने नाम दे दिया आइसोमराइजेशन। देखो जरा ध्यान से, मैं इसी रिएक्शन को यहाँ साइड पे करके दिखाता हूँ, समझना। मान लो आपके पास हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन है। मैंने H पूरे नहीं किए, CH3 CH2 CH पूरे कर लो, पूरे नहीं किए। अगर मैं इसे हीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इस और HCl, तो इसकी प्रेजेंस में देखा गया जो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बने। देखो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे, प्लस एक प्रोडक्ट ऐसे 1 2 3 4 5, और एक यहाँ पे। तो अब आप इस प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से जरा कंपेयर करो। 5 कार्बन इसमें, इसमें भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन इधर भी है, 6 कार्बन इधर भी है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट हमें आइसोमर की फॉर्म में दिख रहे हैं। आइसोमर होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये हमें आइसोमर की फॉर्म में दिखा इस कंडीशन में, जब हमने इस कंडीशन में हीट किया, बस इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन क्या होता है कि अगर हम एल्केन को, एल्केन है ये 6 कार्बन वाला एल्केन है, अगर हम इस एल्केन को इस कंडीशन में हीट करें, ये कंडीशन दें, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो आइसोमर की फॉर्म में मिलेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया आइसोमराइजेशन। अब ये पेपर में कैसे पूछ सकते हैं? पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अपना हेक्सेन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आप बताएंगे जब हम ऐसा हीट करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोमर में मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे?
आइसोमराइजेशन। तो साथ में और भी प्रोडक्ट मिलेंगे बट हमने यहाँ पे मेन प्रोडक्ट दिखा दिए। अब देखो जरा इसकी थ्योरी देखो, समझते हैं जरा थ्योरी को देख के। देखो, N alkanes on heating in the presence of anhydrous aluminium chloride, ये N alkane है, आपने इसको हीट किया in the presence of anhydrous aluminium chloride and hydrogen chloride gas isomerize to branch chain alkane। तो ये देखो ब्रांचिंग हो गई, बस इसको हमने आइसोमर कह दिया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल है, याद रखने वाला है, नोट कर लो। यस, लो बेटा आगे करते हैं। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी हर जगह यूज भी होएगी। टॉपिक का नाम है एरोमेटाइजेशन। अब आप इसे समझो क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप हेक्सेन मॉलिक्यूल लें, ध्यान से समझना। हेक्सेन, हेक्सेन वही 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6। इस हेक्सेन को आप हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5। यहाँ पे बहुत सारे कैटलिस्ट हैं तो इनमें से कोई एक याद कर लो, V2O5, और टेम्परेचर दे दें 773 केल्विन एंड प्रेशर दे दो 10 to 20 एटमॉस्फेयर। ऐसा करने से ये देखा गया कि जो ये हेक्सेन है ये एक बेंजीन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जो ये हेक्सेन मॉलिक्यूल है इट चेंजेस इनटू बेंजीन। और जो ये हमारा बेंजीन है ना, बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं। बेंजीन को क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन बनेगा, बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम बन गया? एरोमेटाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए भी एरोमेटाइजेशन क्या है, तो बताइए कि एरोमेटाइजेशन में जो हमारा हेक्सेन है इसको अगर हम इस कंडीशन पे हीट करें तो वो बेंजीन में चेंज हो जाता है। अच्छा, बेंजीन में कैसे चेंज होता है? देखो यहाँ पे ये हेक्सेन है, तो हेक्सेन को 1 2 3 4 5 6, इस 6 कार्बन को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो एवरी कॉर्नर इज कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? जो आपकी लीनियर चेन है आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये लीनियर ही है, इसको सीधा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्या होता है जब आप इस कंडीशन में हीट करते हो तो जो इनकी हाइड्रोजन है ना निकल जाती है, इनकी हाइड्रोजन निकल जाती है, इनकी हाइड्रोजन निकल जाती है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं डीहाइड्रोजिनेटेड, यानी हाइड्रोजन निकल गई। हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो बेंजीन जैसा बन गया डबल बॉन्ड करते करते। तो ये तो समझ में तो आ गया, बट ये आपको ना ध्यान में ही रखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटाइजेशन। तो मोटा मोटा याद रखो, एरोमेटाइजेशन बोलिए या रिफॉर्मिंग बोलिए, एक ही बात है। एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पेपर में आ जाए कन्वर्ट हेक्सेन टू बेंजीन तो आपको इमीडिएटली याद आना चाहिए, और ये +2 में भी यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट हेक्सेन टू बेंजीन, तो सीधा लिखो कि अगर हम हेक्सेन को V2O5 से ट्रीट करें एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एरोमेटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। और इसमें हमें मिनिमम 6 कार्बन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम 6 कार्बन चाहिए होते हैं। तो इसमें हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 6। ठीक है, अगर 7 कार्बन हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, क्योंकि देखो बेंजीन बनाने के लिए मिनिमम 6 कार्बन चाहिए, अगर हमारे पास 7 कार्बन हो जाए तो क्या बनेगा? लो समझते हैं जरा ध्यान से। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपके पास 7 कार्बन है, हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा? बेंजीन तो 6 कार्बन का बनता है। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, इसको याद रख लेना जो ये क्वेश्चन है, कि अगर हम हेक्सेन की जगह हेप्टेन ले लें तो ये 7 कार्बन है ना, तो मैंने हाइड्रोजन पूरे नहीं किए, आप खुद कर लेना हेप्टेन। और सेम कंडीशन दे, V2O5, टेम्परेचर 773 केल्विन और प्रेशर 10 to 20 एटमॉस्फेयर, सेम कंडीशन दे, तो ये टॉलुइन में चेंज हो जाएगा। अब समझ में आया टॉलुइन कैसे बना? बेंजीन बनने के लिए तो 6 कार्बन चाहिए थे, 1 कार्बन एक्स्ट्रा है तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो एक ब्रांच बन जाएगी, और ये किस में चेंज हो जाएगा? टॉलुइन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हम हेप्टेन को सेम कंडीशन दें, इसे नोट बना देते हैं, नोट मीन समथिंग इंपॉर्टेंट। अगर हम हेप्टेन को सेम कंडीशन दें तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा या क्या मिलेगा? यस, बेंजीन जैसा ही कोई कंपाउंड मिलेगा जिसकी जो एरोमेटिक होगा।
तो बेंजीन बनने के लिए 6 कार्बन चाहिए, 6 से ज्यादा है तो टोलुइन बन गया, 7 है तो टोलुइन बन जाएगा क्योंकि एक ब्रांच ऊपर उठ जाएगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।